प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर खड़ा है। जब आरक्षण नीति पर संविधान सभा में बहस हो रही थी तो आरक्षण अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यह जो आरक्षण है लोकतंत्र में कार्यक्रम सरकार से बेहतर प्रातिनिधिक सरकार होती है। उन्होंने उदाहरण तौर पर बताया कि बकरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में, मगर भूख लगने पर भोजन के विकल्प के अभाव में वह बकरे को भोजन का शिकार करते हैं, अपनी भूख मिटा लेगा। इसलिए प्रत्येक कमजोर वर्ग के हितों न्याय रखने के लिए जी जान से लगा हुआ। आरक्षण नीति के चलते कार्यपालिका एवं विधायिका में हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के वजह से उस क्षेत्र में वो कमजोर हो चुका है। इसलिए के बराबर होने के वजह से हमें संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का कार्य कर रहा है। राधाकृष्ण जी की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर का रिसर्च फेलो, उन्होंने अपने रिसर्च आर्टिकल अफर्मेटिव एक्शन एंड सोशल जस्टिस में लिखा है कि रिफ्लेक्शन ऑन द जजमेंट ऑफ द ह्यूमन सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना और राजनीतिक के मार्गदर्शक सिद्धांत एक लाइट हाउस की तरह कार्यरत है, जो हमारे देश को ज्यादा लोकतांत्रिक और मानवतावादी मार्ग पर चलने की दिशा निर्देश कर रहा है। आरक्षण के रूप में अफर्मेटिव एक्शन के तहत दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने की कोशिश राज्य कर रहा है। कई मामलों में न्यायिक सक्रियता दिखाई दे रही है, मगर सामाजिक समानता, मौकों की समानता एवं सामाजिक न्याय के विषय में कुछ और ही चित्र नजर आ रहा है। राष्ट्र के संचालन एवं न्याय दिलाने में न्यायपालिका भूमिका अहम मानी जाती है, मगर भारत में उच्च न्यायालय नॉन रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से कुछ कंट्राडिक्शन नजर आ रहा है। उन्होंने अपने रिसर्च आर्टिकल में कुछ फैक्ट एंड फिगर दिए हैं, जहां हमें पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। 1950 से 1970 तक ब्राह्मण जजों की संख्या 40% थी और अन्य उच्च वर्णियों की संख्या 57.1% थी। अर्थात इस कालावधि में सुप्रीम कोर्ट में उच्च वर्णीय जजों की संख्या 97.1% हुआ करती थी। SC/ST का एक भी जज उपलब्ध नहीं था। 52% आबादी वाली OBC के केवल 2.9% जज थे। अगर 1971 से 1989 तक के समय का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जजों की संख्या 45.2% थी और अन्य उच्च वर्णियों की संख्या 42.9% थी। 15% आबादी रखने वाले SC की संख्या केवल 4.6% थी, जबकि ST का एक भी जज नजर नहीं आ रहा था। OBC जजों की संख्या केवल 6.8% थी। यह स्थिति हमारे कमजोर प्रतिनिधित्व का चित्र बता रहा है, और जिनका इतना कमजोर प्रतिनिधित्व हो वे क्या अपने सामाजिक संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। SC/ST के कल्याण संबंधित एक संसदीय समिति का गठन 1999 में किया गया था। 31 संसद सदस्यों की सदस्य वाली इस समिति के अध्यक्ष बिहार के तत्कालीन सदस्य सांसद माननीय करिया मुंडा थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारे देश को अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक ग्रुप से आए जजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि संविधान की मूल भावना सभी क्षेत्रों में पनपती रहे। न्यायपालिका को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता। ऐसा क्यों करना चाहिए, इस बात का तर्क देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायपालिका के सदस्य यानी जज ज्यादातर समाज के उच्च तबके से हैं और वे प्राचीन पूर्वाग्रहों से और जीवन की कमी असमानता से ग्रसित है। या कुछ जजों की उनकी वर्गहित के अंदरूनी मर्यादा उनको इंटेलेक्चुअल और इंटेग्रिटी के साथ निर्णय देने नहीं देती है। उनके निर्णय कई बार छलनापूर्वक मानसिकता के साथ
शासक की मदद करता है, न ही कि शासित की। 15 मार्च 2000 में करिया मुंडा कमेटी ने जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत की, उसमें कहा गया कि 18 हाई कोर्ट में 16 हाई कोर्ट कुछ हद तक आरक्षण के नियमों का पालन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भर्ती में करती है, मगर यह नियम प्रत्येक हाई कोर्ट में अलग अलग हैं। मुंबई हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव की भर्ती में आरक्षण के नियमों को नहीं मानती। मद्रास और राजस्थान हाई कोर्ट में गजेटेड प्रमोशनल पोस्ट के लिए SC/ST का आरक्षण नहीं है। इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब एंड हरियाणा, पटना और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण की नीति का फॉलो नहीं करती। आश्चर्य की बात तो यह है कि आरक्षण के संदर्भ में अलग अलग नीति हाई कोर्ट के द्वारा अपनाई जा रही है। इसकी कोई चर्चा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कॉन्फ्रेंसेस जो निश्चित समय पर आयोजित की जाती है उसमें नहीं होती है। यहाँ तक कि कानून मंत्रालय ने भी अपना कोई वास्ता इस बात के साथ नहीं रखी है। करिया मुंडा रिपोर्ट के तहत 1193 में जो हाई कोर्ट जज की पोजीशन थी वह कुछ इस प्रकार थी। 18 हाई कोर्ट में से 12 हाई कोर्ट ऐसी हैं जहां पर SC का एक भी जज नहीं है। 14 हाई कोर्ट ऐसी है जहां पर एक भी ST जज नहीं है थे। 1998 की स्थिति जायजा लेते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि हाई कोर्ट जज की कुल संख्या 481 में से केवल 15 SC जज और 5 ST जज थे। सुप्रीम कोर्ट जो कि हाई कोर्ट के लिए एक आदर्श है, वहां पर SC/ST के नाम पर बिग जीरो है। अभी भी नेशनल कमीशन फॉर SC/ST की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट के कुल 850 जजों की संख्या में से SC/ST के केवल 24 जज हैं। कुल 21 हाई कोर्टों में से 14 हाई कोर्ट ऐसी हैं जहां पर SC/ST का एक भी जज नहीं है। कुल मिलाकर यह स्थिति है न्यायपालिका में हमारे प्रतिनिधित्व की। इस बात को हमें ठीक तरह से समझना होगा। ऐसी स्थिति होने के बचाव में यह तर्क दिया जा रहा है कि कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। क्या यह वास्तविकता है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस M वेंकटचलैया ने का कहना है कि शिक्षा की प्रगति के 50 साल बाद, हालांकि यह प्रगति स्लो होने के बावजूद भी आज प्रत्येक राज्य में सुप्रीम कोर्ट में एवं हाई कोर्ट के जज बनने की जरूरी योग्यता और निष्ठा एवं चरित्र रखने वाले SC/ST OBC के उम्मीदवार पूर्ति संख्या में उपलब्ध है। जस्टिस M वेंकटचलैया का कहना सही है। इस बात में से हमें पता चलता है वे हमें न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व की बात तो छोड़ो, प्रवेश भी देना नहीं चाहते। हमारे देश में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, इसलिए SC/ST OBC का अर्थात मूल निवासी का पार्टिसिपेशन भी न्यायपालिका में होना चाहिए। अभी EM सुदर्शन नाथीचप्पन कमेटी ने भी इस बात का इन डेप्थ स्टडी करके न्यायपालिका में SC/ST OBC के आरक्षण की सिफारिश की है। करिया मुंडा समिति एवं नाथीचप्पन समिति की सिफारिशों को लागू करने के बजाय अभी भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या 31 निर्धारित की, उसमें SC/ST OBC के आरक्षण को नजरअंदाज कर दिया गया। साथियों, जहां पर हमारा प्रवेश ही वर्जित कर दिया गया है, वहां हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका कहां से मिलेगा? और हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने है और यही सवाल हमारे लिए जन जागरण का बहुत बड़ा हथियार भी है। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन प्रबुद्ध वक्तागण करेंगे और इस सत्र के समापन में इस सत्र के अध्यक्ष माननीय DT बोरकर साहब हमारी विचारधारा के संदर्भ में इसका विश्लेषण करके हमारे मार्गदर्शन करेंगे। मेरी आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि यह बहुत ही अहम चर्चा है, इसलिए आप सब इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे ताकि जब हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे पास जन जागरण का एक महत्वपूर्ण हथियार होगा जो हमारी सामाजिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करेगा। इतना कहते हुए मैं अपना प्रस्तावित भाषण
यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।